एजुकेशन बाय मोहित सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। निम्नलिखित एल्किल हैलाइडों को SN2 अभिक्रिया के प्रति उनकी अभिक्रिया के बढ़ते क्रम में लिखो। देखो, एक प्राथमिक दे रखा है, एक द्वितीयक और एक तृतीयक। अब आपको पता होना चाहिए जो SN2 रिएक्शन होती है सबसे फास्ट कौन दर्शाता है, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। तो ये SN2 का ऑर्डर होता है। अब हमारे यहाँ पर दिया हुआ है तो सबसे पहले 1 डिग्री को लिख लो, तो सबसे लोएस्ट हो जाएगा आपका 3 डिग्री, CH3 का होल ट्राइस CCl। फिर हो जाएगा 2 डिग्री, CH3 का होल ट्वाइस CHCl। और फिर हो जाएगा 1 डिग्री, CH3 CH2Cl। ये आपके SN2 का ऑर्डर हो जाएगा। इसी में दिया हुआ है बी पार्ट, एरिल हैलाइड नाविक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होते हैं, क्यों? देखो, एरिल हैलाइड क्या होते हैं, जैसे ये बेंजीन वलय और मैं यहाँ पर लगा देता हूँ Cl। अब यहाँ से देखें तो इसके ऊपर लोन पेयर है क्लोरीन के पास, तो ये लोन पेयर से क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इधर देगा और यहाँ से रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगा। और रेजोनेंस के कारण यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ये दोनों बॉन्ड आपके एज इट इज आ जाएंगे और यहाँ पर डबल बॉन्ड के करेक्टर आ जाएंगे। अब डबल बॉन्ड के करेक्टर आने के कारण ये वाला बॉन्ड क्या थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है, मजबूत हो जाता है। अब मजबूत होने के कारण इसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। तो जो एरिल हैलाइड होते हैं ये नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति थोड़े अधिक क्रियाशील होते हैं। जबकि एल्किल हैलाइड की बात करें हम, तो एल्किल हैलाइड में यदि ये टूट जाए तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का रेजोनेंस है नहीं, जिससे यहाँ पर डबल बॉन्ड के करेक्टर आएंगे, तो सिंगल बॉन्ड बड़ी आसानी से टूट जाता है डबल बॉन्ड की तुलना में। तो ये फास्ट दर्शाते हैं और ये स्लो दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर संकुल COF6 ऑक्सीकरण अवस्था, संकरण, ज्यामिति और चुंबकीय प्रकृति। देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 100% आपको आना है। सबसे पहले आप इसका ऑक्सीकरण अवस्था निकालो, जिसकी निकालते हैं वो X। फ्लोरीन पर -1 चार्ज होता है तो 6, फ्लोरीन पर -6 बराबर में -3, तो X बराबर +3 आ गया। अब कोबाल्ट परमाणु क्रमांक 27 होता है तो 3d7 4s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे, तो एक तो 7 में से जाएगा, तो ये बचेगा आपका 3d6 4s0। तो ये इसका +3 वाले का क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हमें यहाँ से बताए इसका क्या निकालना है। ऑक्सीकरण अवस्था हमारी आ चुकी है, अब संकरण की ओर चलते हैं। तो संकरण में कौन कौन से कक्षक भाग लेते हैं, आपको पता होना चाहिए। 4 प्रकार के कक्षक संकुल यौगिकों के संकरण में पार्टिसिपेट करते हैं, N-1D, NS, NP और ND। तो N का हाईएस्ट मान क्या है यहाँ पर 4, तो N-1 यानी 4 - 1 ये आपका 3D, ये NS यानी 4S, 4P और 4D। अब देखो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है D में, तो और F कैसा है आपका, दुर्बल। तो और ट्रिक में बता देता हूँ, जो कार्बन और नाइट्रोजन से चालू होते हैं वो प्रबल लिगेंड होते हैं। वैसे तो और भी ट्रिक हैं, लेकिन आप इस तरह से पहचान सकते हो। तो फ्लोरीन एक वीक फील्ड लिगेंड होता है, दुर्बल फील्ड लिगेंड। तो 6 इलेक्ट्रॉन मेरे को भरने, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यदि ये प्रबल होता तो पेयरिंग हो जाती, युग्मन हो जाता। तो ये दुर्बल है। अब कहाँ से भरना स्टार्ट करेंगे हम, एक फ्लोरीन यहाँ पर आ जाएगा, दूसरा इसमें आ जाएगा, तीसरा यहाँ से, चौथा, ये 5वां फ्लोरीन और ये आपका 6वां फ्लोरीन। तो यहाँ से यहाँ तक आपका क्या संकरण बना, sp3d2। तो संकरण निकल के आया आपका sp3d2। sp3d2 की आकृति क्या होती है, अच्छा भार वाले डी कक्षक आ रहे हैं तो बाह्य कक्षक संकुल बोलेंगे इसे, बाह्य कक्षक संकुल के नाम से इसे जानेंगे। और इसकी आकृति कैसी होती है, आपकी अष्टफलकीय आकृति इसकी होती है। अब अष्टफलकीय आकृति बनाओगे कैसे आप, तो मैं यहाँ बना देता हूँ। देखो, सबसे पहले एक ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएंगे अपन, बीचों बीच कोबाल्ट, एक फ्लोरीन, 2 3 4 5 और 6। तो फ्लोरीन यहाँ पर मैं लगा देता हूँ और इस पर चार्ज कितना है, ये कॉम्प्लेक्स में दिया हुआ है -3। तो ये इसकी क्या आ गई, स्ट्रक्चर आ गई, अष्टफलकीय इसकी आकृति है। अच्छा, अब नेक्स्ट बात आती है, चुंबकीय प्रकृति भी पूछ रहा है। तो चुंबकीय प्रकृति निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू बराबर √n
N+2 बोर मैग्नेटॉन। तो देखो म्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। एन क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो 1 2 3 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो 4, 4+2, तो ये कितना हो गया 24। अब 24 को आप सॉल्व कर लोगे तो ये 4.8 बोर मैग्नेटॉन के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, मोस्ट आप लगा लेना है इसको। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, सामान्यतः ताप बढ़ाने पर किसी गैस की हवाओं में विलेयता घटती है। हवाओं नहीं है ये क्या हो जाएगा, किसी गैस की द्रवों में विलेयता घटती है। हवाओं की जगह इसे द्रव पढ़ें। तो सामान्यतः ताप बढ़ाने पर किसी गैस की द्रवों में विलेयता घटती है, कारण समझाइए। देखो एक्चुअली क्या होता है, जब अपन गैसों का ताप बढ़ाते हैं, गैसों का ताप बढ़ाया जाता है, तो ताप बढ़ाने पर दो घटनाएं होती हैं, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। अब ये घटना पूछ रहा है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में क्या होता है, ऊष्माक्षेपी जो अभिक्रियाएं होती हैं इनमें क्या है, ऊष्मा मुक्त होती है। अब ऊष्मा यदि मुक्त होगी तो लासातेलिए का नियम लगेगा और अभिक्रिया कहाँ आ जाएगी, बैकवर्ड आ जाएगी, पश्चिम दिशा में आ जाएगी, जिससे विलेयता घटेगी। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में ताप बढ़ाने पर विलयशीलता हमेशा घटती है, चाहे गैसों को घोलो चाहे द्रवों को घोलो आप। ठीक है। अच्छा अब एक चीज और सुनो आप, जैसे मैं यहाँ से आपको और समझा देता हूँ, इसमें कोई गैस घुली हुई है और इसको मैं लगातार कंटिन्यू गर्म कर रहा हूँ, तो गर्म करने पर क्या होगा, मॉलिक्यूल एनर्जी प्राप्त करेंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो सतह को छोड़ छोड़कर कहाँ निकल जाएंगे, बाहर, तो विलयशीलता घटेगी। तो सामान्यतः ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रवों में विलयशीलता घट जाती है, क्योंकि मॉलिक्यूल गतिज ऊर्जा प्राप्त करके विलयन को छोड़कर चले जाते हैं। इसी में एक पार्ट बी दिया हुआ है, 5% W/B सॉल्यूशन है मेरा, जिसके 200 ml विलयन बनाने हेतु कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी। अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल है। देखो W/B प्रतिशत इसका फॉर्मूला होता है, और इसको कैसे लिखेंगे, W/B इंटू 100। W/B परसेंटेज हमें सवाल में दे रखा है 5, बराबर में W निकालने की कह रहा है, B का मान कितना दे रखा है 200 इंटू 100। यहाँ से अपन इसको काट देंगे, W का मान निकालना है, तो W बराबर 5 2 जा 10, तो 10 ग्राम की हमें आवश्यकता होगी। तो 10 ग्राम NaCl हमें यहाँ पर मिलाना होगा 5% W/B बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, चांदी का क्रिस्टलीकरण चालक में होता है यदि इसकी कोष्टिका में कोरों की लंबाई 4.077 गुना 10⁻⁻8 सेंटीमीटर है तथा घनत्व 10.5 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब है, तो चांदी का परमाणविक मान ज्ञात कीजिए। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसप्रिंट है, यहाँ पर चालक की जगह एक तो जालक वर्ड आएगा, और ना तो उसने हमें BCC SCC FCC कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन गलत है। पर मैं आपको बता देता हूँ, देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा, D बराबर Z इंटू M अपॉन A³ इंटू Na, ये आपका फॉर्मूला अप्लाई होता है यदि आपसे पूछे। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें D का मान दिया हुआ है, तो D कितना है, घनत्व, घनत्व दे रखा है उसने हमें 10.5, आगे बराबर में Z M और A³, A का मान क्या है, कोरों की लंबाई, तो कोर की लंबाई कितनी दे रखी है 4.077 गुना 10⁻⁻8। अब घनत्व इसका क्यूब चाहिए हमें, क्योंकि कोर की लंबाई दे रखी है और यहाँ पर हमें क्या चाहिए, A³। आगे वो कह रहा है Na आप जानते हो अवोगाद्रो संख्या को बोलते हैं, कितनी होती है 6.022 गुना 10⁻23, इसको अवोगाद्रो संख्या बोला जाता है। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर M हमसे पूछ रहा है वो कि परमाणविक मान क्या होगा, तो M तो हमसे पूछा है, अब Z और चाहिए हमें। अब इस क्वेश्चन में Z का मान दे नहीं रखा है। अब मैं आपको बता देता हूँ, यदि SCC लिखा हुआ आता, सरल घनीय जालक लिखा हुआ आता, तो Z की जगह आप लिखते यहाँ पर 1। यदि ये BCC लिखा हुआ आता तो यहाँ पर आप लिखते 2, FCC लिखा हुआ आए तो यहाँ पर आप लिखोगे 4, और ECC लिखा हुआ आ जाए तो 2। इनमें से कोई भी एक वैल्यू पुट कर देंगे जो भी हमें क्वेश्चन में दी जाएगी, और इसको सॉल्व करने के बाद M बड़ी आसानी से निकल जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 22, हेनरी के नियम लिखिए। तो हेनरी का नियम काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या कहा था हेनरी ने, जब भी किसी द्रव विलायक के अंदर यदि गैसों को डिजोल्व किया जाए,
तो द्रव विलायक के अंदर गैसों की जो घुलने वाली मात्रा होती है गैस के द्वारा द्रव की सतह पर लगाए जाने वाले दाब के समानुपाती होती है। क्या नियम है? गैसों के अंदर द्रवों के अंदर गैसों की घुलने वाली मात्रा इन गैसों के द्वारा इसकी सतह पर जो दाब लगाया जाएगा उस दाब के समानुपाती होगी। मतलब घुलने वाली गैस की मात्रा लगाए जाने वाले दाब के समानुपाती होती है। समानुपाती का साइन हटा दोगे तो स्थिरांक आ जाएगा m बराबर kp, तो ये y बराबर mx टाइप का ग्राफ आएगा जिसको हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो बड़ा सिंपल नियम है, एक बार फिर से सुन लो आप। द्रव विलायक के अंदर गैसों की घुलने वाली मात्रा लगाए जाने वाले दाब के समानुपाती होती है, तो मात्रा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इसी में पार्ट बी और दिया हुआ है आपका, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में 3 अंतर लिखिए। देखो, आदर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो ताप, दाब, सांद्रता इत्यादि की परिस्थितियों में राउले या राउल्ट के नियम की पालना करते हैं, ये तो पालना करते हैं। और अनादर्श विलयन उनको कहा जाता है जो इस नियम की पालना नहीं करते हैं। अब 3 अंतर पूछ रहा है वो हमसे, तो फर्स्ट अंतर तो आपका क्या हो जाएगा कि आदर्श विलयन जो होता है, आदर्श, और एक तरफ मैं लिख देता हूं अनादर्श। देखो, आदर्श विलयन में तो क्या होता है, जो विलयन का कुल दाब होता है वो Pa प्लस Pv के बराबर होता है, जबकि अनादर्श विलयन में विलयन का कुल दाब Pa प्लस Pv के बराबर नहीं होता है। यहाँ पर आदर्श विलयन में विलेय और विलायक को मिलाने पर जो आयतन में परिवर्तन है वो इक्वल टू 0 होता है, जबकि यहाँ पर डेल वी मिक्सिंग का मान नॉट इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पर विलेय और विलायक को मिलाने पर एंथैल्पी में परिवर्तन 0 होता है, यहाँ पर एंथैल्पी में परिवर्तन नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो ये आपके आदर्श और अनादर्श विलयन में 3 अंतर हैं। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। देखो, इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना आप, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है HCl, CH3, COONA और NaCl अनंत अनुता पर मोलर चालकता के मान कितने दे रखे हैं? 426.1, 91.0 और 126.45 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हैं। तो अनंत अनुता पर CH3 COOH की मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। तो CH3 COOH की मोलर चालकता ज्ञात करवा रहा है और कोलराउस का नियम यहाँ पर लगेगा। 3 प्रबल वैद्युत अपघट्यों की सहायता से हम दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। अब हमें CH3 COO किस में मिलेगा? तो CH3 COONA में से तो हमें ये पार्ट मिल जाएगा। दूसरा H वाला पार्ट किस में से मिलेगा? HCl में से मिलेगा। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या आ गया? एक तो Na और एक Cl, तो इसको लेस कर दो, माइनस NaCl। वैल्यू आपको दी हुई है, तो CH3 COOH बराबर, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? CH3 COONA की 91.0, HCl की वैल्यू दे रखी है 426.1 और NaCl की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी? 126.45। बस यहाँ से आप इन दोनों को ऐड करो, इसको लेस कर देना और आपको आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को प्रदर्शित कीजिए। देखो, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है? एक पात्र होता है, इस पात्र में 1 मोलर या 1 नॉर्मल सांद्रता का HCl विलयन भर दिया जाता है और एक कांच की नली होती है। इस कांच की नली में एक प्लेटिनम का वायर लगा दिया जाता है और जिस पर प्लेटिनम की पतली पन्नी लगाई जाती है। ठीक है, और इस प्लेटिनम की पतली पन्नी पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है 1 एटमॉस्फेयर सांद्रता पर और 298 केल्विन ताप पर, यानी मानक परिस्थितियों में। अब ये जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है ये आपका एनोड और कैथोड दोनों की तरह बिहेव करता है। जब कभी भी हम एनोड के रूप में इसको प्रदर्शित करते हैं तो पहले क्या आता है? प्लेटिनम, फिर उसके बाद हाइड्रोजन और फिर H+। ये आपका 1 एटमॉस्फेयर दाब पर हाइड्रोजन गैस यहाँ पर डाली जाती है। ये आपके सॉलिड होते हैं और ये एक्वस होते हैं। जब कैथोड के रूप में इसको लिखा जाता है तो इसका जस्ट उल्टा कर दोगे आप, H+ एक्वस आयन, H2 1 एटमॉस्फेयर और फिर लास्ट में सॉलिड पार्ट प्लेटिनम। तो ये इसको प्रदर्शित करने का तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसी में, क्वेश्चन नंबर 25। देखो क्या कह रहा है, अभिक्रिया का वेग क्या होता है? अभिक्रिया के वेग में उत्प्रेरक द्वारा
वृद्धि का कारण क्या होता है, स्पष्ट कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाता है बहुत ज्यादा। देखो, समय के साथ अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसे अभिक्रिया का वेग कहा जाता है। डेल सी अपॉन डेल टी। समय के साथ, ऊपर तो सांद्रता है, नीचे क्या है, समय, और ये डेल का मतलब क्या होता है, परिवर्तन। तो समय के साथ अभिकारक व उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसे ही अभिक्रिया का वेग कहा जाता है। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अब नेक्स्ट बात आती है डेफिनेशन के बाद कि उत्प्रेरक डालने पर वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो, ये मेरे पास एक कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है और इधर मैं इसकी एनर्जी ले लेता हूं। देखो, यहाँ पर मेरे पास है अभिकारक और यहाँ पर मैं ले लेता हूं उत्पाद। ये अभिकारक और उत्पाद थोड़ा सा मैंने नीचे लिया है या फिर ऊपर लेंगे, और बराबर लेंगे तो फिर कोई परिवर्तन यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, साम्य स्थापित हो जाता है। तो यहाँ से मैं एक प्लॉट ड्रॉ करता हूँ इसमें। ये थोड़ा सा मैंने नीचे लिया है, याद रखना आप। ये तो मार्ग जो है ये बिना उत्प्रेरक का मार्ग है, जिसमें मैंने कोई भी उत्प्रेरक यहाँ पर नहीं डाला है। अब ये जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। ठीक है, इस पार्ट को क्या बोलेंगे अपन, सक्रियण ऊर्जा। अब ये बिना उत्प्रेरक के अभिक्रिया का पथ है। जैसे ही मैं उत्प्रेरक डाल देता हूं तो उत्प्रेरक क्या करता है, इसके मार्ग को छोटा कर देता है और इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो इतनी रह जाती है, एक्टिवेशन एनर्जी 2। तो कुल मिलाकर उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या काम करता है, उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा के मान को थोड़ा सा कम कर देता है, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है या परिवर्तित हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। दोबारा सुनो आप, जब भी किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक डाला जाता है तो उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देता है, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। क्लियर है? और ये डायग्राम आपका हो ही गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको लर्न करोगे। क्वेश्चन नंबर 26, देखो क्या कह रहा है 26। प्रथम कोटि अभिक्रिया के 99% पूर्ण होने में लगने वाला समय 90% पूर्ण होने में लगने वाले समय का दुगना होता है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं सॉल्व करके बता देता हूं आपको। टी 99% पूर्ण होने में लगने वाला समय 90% पूर्ण होने वाले समय का दुगना होता है। ये हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले मैं T99 को सॉल्व कर लेता हूं। अच्छा, मुझे ये बताओ सबसे पहले अभिकारक की मात्रा कितनी होती है। अभिकारक को A से प्रदर्शित किया जाता है, माना अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा कितनी है, 100। अब T99 का मतलब क्या होता है कि अभिक्रिया 99% पूर्ण हो गई, मतलब उत्पाद कितना बन चुका है, 99। और T90 का मतलब क्या होता है कि उत्पाद कितना बन चुका है, 90। तो कुल मिलाकर जब अभिकारक 100 है और 99% पूर्ण हो गई तो ये कितना बचेगा, 1। और जब 90% पूर्ण हो जाएगी तो ये कितना बचेगा, 10। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले T99%, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या होता है, 2.303 अपॉन टी को मैंने अदर ले लिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, के। लॉग बेस इसका 10 होता है, ए अपॉन ए माइनस एक्स। T99 पर सॉल्व कर रहा हूं तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, तो 2.303 अपॉन ये हो जाएगा आपका के लॉग 10, और ए का मान कितना है आपका 100, और ए माइनस एक्स यानी 100 माइनस एक्स, एक्स का मान कितना है पहले 99, तो ये बचा आपका 1। तो ये रह गया आपका log 100, और log 100 की वैल्यू कितनी होती है, 2। तो T99% बराबर मेरे पास कितना आ चुका है, 2.303 अपॉन के और log 2। ये आ गया आपका log 2। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, T90% को भी सॉल्व कर लेता हूँ। तो T90%, तो फॉर्मूला तो यही 2.303 अपॉन के लॉग 10 बेस। ए का मान अब मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, ए का मान तो आपका 100 आएगा ही, और ए माइनस एक्स, तो ए 100 है और एक्स कितना है अब 90, तो ये कितना बचा, 10। तो यहाँ से ये log 10 आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, T90% बराबर 2.303 अपॉन के और ये log 10। ठीक है यहाँ तक? चलो अब आगे T99% भी आ चुका है मेरे पास और T90% भी मेरे पास आ चुका है। ठीक है,
ये मैंने log 2 गलत लिख दिया, ये इसकी वैल्यू होती है 2, log 100 की वैल्यू होती है 2, तो ये log 2 नहीं आकर 2 आएगा। और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो t 90% बराबर 2.303 अपॉन k, और ये इंटू में 1। अब मेरे पास क्या था, लास्ट था मेरे पास t 99% अपॉन t 90%, तो मैं 99% की वैल्यू लिख लेता हूँ 2.303 अपॉन k इंटू 2, डिवाइड कर देता हूँ 2.303 अपॉन k इंटू 1, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 2, और यही मेरे को क्या करना था, सॉल्व। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। फ्रेंडलिक समतापी वक्र को निम्न दाब, उच्च दाब व मध्यम दाब पर वक्र की सहायता से समझाइए। देखो, फ्रेंडलिक के द्वारा अधिशोषण की मात्रा XYM और दाब P के मध्य एक प्लॉट ड्रॉ किया गया, वक्र खींचा गया। अब ये वक्र किस प्रकार से प्राप्त होता है हमें, देखो, अब इस वक्र को 3 भागों में बांटा गया। पहला भाग तो ये ले लिया गया, दूसरा और तीसरा। पहले भाग को बोला गया निम्न दाब, पहले भाग को बोला जाता है निम्न दाब, दूसरे भाग को बोला जाता है मध्यम पार्ट, और तीसरे को बोला जाता है उच्च दाब पर। अब देखो, सबसे पहले ये ग्राफ 3 तरह से बट गया मेरा। पहला, निम्न दाब पर ये इस तरह से प्राप्त हो रहा है, उच्च दाब पर ये ग्राफ बिल्कुल इस तरह से आ रहा है, और मध्यम पर ये ग्राफ कुछ इस तरह से प्राप्त हो रहा है। तो 3 तरीके के ग्राफ आ गए मेरे को। ठीक है, तो निम्न दाब पर यदि मैं देखूं इसको, निम्न दाब पर हमें क्या प्राप्त होता है कि अधिशोषण की मात्रा डायरेक्ट बढ़ रही है, तो अधिशोषण की मात्रा XYM होती है, वो दाब की प्रथम घातांक के समानुपाती होती है। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, समानुपाती का चिन्ह हटा दूं तो K P की पावर 1। यदि मैं इसे उच्च दाब पर सॉल्व करूं, तो उच्च दाब पर तो देखो ये वाली कैसी आ रही है, बिल्कुल लीनियर आ रही है, मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो XYM डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P की पावर 0, मतलब दाब के घातांक पर निर्भर ही नहीं करती है। ठीक है। अच्छा, अब मध्यम पर इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो मध्यम दाब पर क्या हो रहा है, ये थोड़ी सी वलयाकार आ रही है, तो यहाँ पर क्या होता है XYM डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P की पावर। अब देखो, 1 से तो कम होगी क्योंकि 1 पर तो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन आ रही है, और 0 से कैसी होगी, थोड़ी ज़्यादा होगी क्योंकि ये बिल्कुल स्थिर हो गया यहाँ। तो हम क्या कहेंगे 1/n। अब इसको भी XYM बराबर K P की पावर 1/n। तो यहीं पर आपका फ्रेंडलिक समतापी वक्र इसी समीकरण पर डिपेंड करता है। अब इसको मैं आगे और सॉल्व करूँगा आपके लिए, तो लॉग ले लेते हैं इसमें, तो दोनों ओर लॉग लेने पर क्या आ जाएगा, log XYM बराबर log K, और log की प्रॉपर्टी लग जाएगी, यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो ये चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, log P की पावर 1/n, और घात कहाँ आ जाती है आगे, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, log XYM बराबर log K प्लस 1/n log P, और यहाँ से ये समीकरण आपका सॉल्व हो जाता है। ये गैसीय अभिक्रियाओं के लिए यदि मैं P की जगह C कर दूं तो ये द्रव विलयनों के लिए लागू हो जाता है। और ये ग्राफ यदि यहाँ से अपन ड्रॉ करें तो ये ग्राफ आपका किस प्रकार से आएगा, y बराबर यहाँ से ये हो जाएगा mx प्लस सी, तो y बराबर mx प्लस सी टाइप का आपका ग्राफ यहाँ से आएगा। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट बात करें अपन, ये ग्राफ कैसा आएगा, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से ड्रॉ किया जाएगा। ये आपका इंटरसेप्ट हो जाएगा, यानी कि C, इसको मैं बोलूँगा log K। ग्राफ हमेशा y और x के मध्य में ड्रॉ होता है, तो ये आ जाएगा आपका log XYM, और इधर से आ जाएगा आपका x यानी कि log P, और इसकी स्लोप जो होगी वो क्या होती है m, तो ढाल बराबर क्या आ जाएगा इसका 1/n। इस तरह से ये प्लॉट ड्रॉ होता है। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है 2 नंबर का। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है स्वर्ण संख्या किसे कहते हैं। देखो, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो, इसको पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ क्योंकि डेफिनेशन आपके इसकी समझ में नहीं आएगी। देखो, मेरे पास गोल्ड का यानी सोने का सॉल है, सॉल कोलाइडी विलयन को ही बोलते हैं। तो मेरे पास सोने का सॉल है, और इसको मेरे को रक्षा करनी है इसकी किससे, विद्युत अपघट्य से, क्योंकि विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, इनका स्कंदन कर देते हैं।
विद्युत अपघट्य क्या करते हैं, सोने के सोल का स्कंदन कर देते हैं, तो इसका स्कंदन होने से बचाना है। अब आपने यदि सुना हो, यदि विद्युत अपघट्य की अति सूक्ष्म मात्रा मिलाई जाए, बहुत कम मात्रा, तो वो स्कंदन नहीं करते, उल्टी उनको स्थायी कर देते हैं, बचा देते हैं। तो क्या किया जाता है, 10% NaCl का विलयन बनाया जाता है, और 10% NaCl का विलयन लेकर उसमें से भी ले लिया जाता है 1 ml, और 1 ml लेकर इसके अंदर मिला दिया जाता है। अब आप खुद सोचो, 10% NaCl का मतलब क्या हो गया कि उसमें NaCl तो मान के चलो 100 ml विलयन है, सॉरी 100 ग्राम विलयन है, तो 10 ग्राम ही हो गया NaCl तो, और उसका भी 1 ml, मतलब उसमें से भी कितना ले लिया, बहुत ही कम मात्रा आई है। तो अति सूक्ष्म मात्रा इसको क्या कर देती है, सुरक्षित कर देती है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, रक्षी कोलाइड। तो अब डेफिनेशन में चेंज करें इसको, रक्षी कोलाइड की, ये मेरे पास क्या रक्षी कोलाइड है, तो रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में, रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10 ml, जो 10 ml गोल्ड हाइड्रोसोल को, सुनना दोबारा से, परिभाषा क्या है, रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10 ml गोल्ड हाइड्रोसोल के स्कंदन को 10% NaCl के 1 ml मिलाने पर रोकने में आवश्यक हो, वो क्या कहलाती है, आपकी रक्षी कोलाइड कहलाती है। दोबारा से सुनो, रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10 ml गोल्ड हाइड्रोसोल के विलयन को 10% NaCl का 1 ml मिलाने पर स्कंदन से रोकने के लिए आवश्यक हो, उसी को क्या कहा जाता है, स्वर्ण संख्या के नाम से जाना जाता है। अब ये जो स्वर्ण संख्या होती है, ये अलग अलग पदार्थों की अलग अलग होती है। जैसे जिलेटिन, जिलेटिन की जो संख्या है वो 0.005 से 0.31, एक तो आपको ये याद कर लेनी है। एक कैसीन प्रोटीन होती है जो दूध में पाई जाती है, इसकी 0.01 से और 0.02 के बीच में होती है। आलू का जो स्टार्च होता है उसकी सबसे ज़्यादा होती है, ये आपको याद रखना है, 20 से लेकर 25 तक सबसे ज़्यादा इसी की होती है। ठीक है, तो ये आपकी गोल्ड संख्या होती है। देखो इसी का पार्ट भी है, हार्डी-सुलजे का नियम लिखिए और उदाहरण देते हुए समझाइए। तो हार्डी-सुलजे का नियम है कि कोलाइडी विलयन जो होता है ना, उसका स्कंदन कौन करता है, वैद्युत अपघट्य के द्वारा स्कंदन हो जाता है, यदि ज्यादा मात्रा मिलाई जाती है तो। अब कोलाइडी विलयन की निश्चित मात्रा का स्कंदन करने के लिए वैद्युत अपघट्य की जो मात्रा मिलाई जाती है, उस मात्रा, वह मात्रा जो होती है वो कोलाइड के विपरीत आवेश युक्त कणों की संयोजकता के समानुपाती होती है, संयोजकता पर निर्भर करती है। कैसे, जैसे मान के चलो पॉजिटिव कोलाइड है मेरे पास, कोई धनावेशित कोलाइड है और इसका स्कंदन करना है मेरे को, तो इसका स्कंदन सबसे ज्यादा कौन कर पाएगा, जिस पर सबसे ज्यादा चार्ज होगा, जैसे FeCN6 -4। इससे थोड़ा कम कौन करेगा, PO4 -3। इससे थोड़ा कम कौन करेगा, O-2। इससे थोड़ा कम कौन करेगा, जिस पर -1 चार्ज हो, जैसे F- ले लो, Cl- ले लो, कोई भी। तो जैसे जैसे आवेश बढ़ता जाएगा स्कंदन की क्षमता भी बढ़ती चली जाएगी, यही हार्डी-सुलजे का नियम है। और नेगेटिव कोलाइड है मान के चलो मेरे पास कोई भी, तो इसका स्कंदन कौन करेगा, जैसे Si+4। उससे कम कौन करेगा, Al+3 ले लो। उससे कम Mg+2 ले लो। उससे भी कम Na+ ले लो। मतलब धनावेश बढ़ता जाएगा, इनसे कोई मतलब नहीं है, ये कुछ भी हो सकते हैं, आवेश पर डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे स्कंदन क्षमता बढ़ती चली जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, ओजोन की संरचना बताइए और इसके 2 उपयोग लिखिए। देखो ओजोन की संरचना कैसी होती है, सूत्र तो होता है आपका O3, और स्ट्रक्चर यदि अपन इसकी बनाएं तो इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है, जिस पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है। यहाँ पर ऑक्सीजन के वाइटम को उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 तो काम आ गए, तो 2 लोन पेयर यहाँ बचेंगे, 1 लोन पेयर यहाँ बचेगा, और यहाँ पर कितने लोन पेयर आ जाएंगे आपके, 3 लोन पेयर। और 2 उपयोग क्या है, तो ओजोन क्या है, जीवाणुनाशी होती है, जीवाणुनाशी या विसंक्रामी होती है, तो पहला उपयोग। नंबर 2, KMnO4 जो होता है, इसके निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑक्सीकारक के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं, ऑक्सीकारक के रूप में। और एक सबसे बड़ा उपयोग तो ये कि सूर्य से आने वाली परावैंगनी विकिरणों को ये रोक रहा है, हमारी रक्षा कर रहा है। ठीक है, पर वो उपयोग में अपन नहीं लेंगे। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होते हुए भी यह एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है, क्यों। देखो फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन में आकार छोटा होता ही है, और एक फ्लोरीन पर 3-3 लोन पेयर पाए जाते हैं, तो 3-3 लोन पेयर की उपस्थिति के कारण इसकी जो बॉन्ड
ये बहुत जल्दी वियोजित हो जाता है। तो एफ की आबंध वियोजन एंथैल्पी या बंध वियोजन एंथैल्पी जो होती है वो उसका मान कैसा होता है, बहुत कम होता है। ठीक है। दूसरा, जो एफ माइनस होता है, एफ माइनस फ्लोराइड आयन, इसकी जल योजन एंथैल्पी मतलब जल से जुड़ने की प्रवृत्ति, जल योजन एंथैल्पी बहुत उच्च होती है। तो ये दो कारण है। और जब फ्लोरीन बड़ी आसानी से टूट जाएगा तो एफ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा क्योंकि विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा होती है और एफ माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इसका मेनली रीजन होता है। चलो नेक्स्ट बात आती है अब क्वेश्चन नंबर 31 लेंथेनाइड संकुचन क्या है समझाइए। देखो लेंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो आकार यानी कि त्रिज्या होती है ना वो छोटी होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। उसका कारण क्या होता है, एफ कक्षक जो होते हैं उनका आकार जो होता है ये आकार बहुत बड़ा होता है। तो एफ कक्षकों का परिरक्षण प्रभाव कैसा लगता है, बहुत दुर्बल लगता है। तो परिरक्षण जब दुर्बल लगेगा तो आकर्षण बाहर निकल के जाएगा और भाइतम को उसके इलेक्ट्रॉनों को पकड़ पकड़ के अपनी तरफ खींचेगा जिससे साइज छोटी होती चली जाएगी। तो एफ कक्षकों के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण लेंथेनाइड सीरीज में त्रिज्या है वो कम होती चली जाती है। इसी को लेंथेनाइड संकुचन के नाम से जाना जाता है। इसी का पार्ट भी दे रखा है, मिश्र धातु क्या होती है, इनका एक उपयोग लिखो। देखो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं इनका आकार क्या लगभग बराबर होता है 3D श्रेणी के तत्वों का। तो ये आपस में मिलकर जो यौगिक बनाती है उनको क्या बोला जाता है, मिश्र धातु बोला जाता है। ठीक है, जैसे Cu+Zn ये आपका पीतल होता है। ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं ये एफ ब्लॉक के तत्व जो मिश्र धातु बनाते हैं उनको मिश्र धातु के नाम से जाना जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 संक्रमण तत्वों में 3D श्रेणी में Mn अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है क्यों। देखो मैग्नीज परमाणु क्रमांक 25 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 3d5 4s2। अब दो इलेक्ट्रॉन तो भाग लेंगे ही, तो इसमें देखो डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और एस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। तो ये दो इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेट करते ही हैं। और डी ब्लॉक के तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था भी क्यों दर्शाते हैं, क्योंकि एस के साथ साथ एनएस के साथ साथ n-1d के कक्षक इलेक्ट्रॉन भी भाग लेते हैं। तो 5 तो ये भाग लेंगे और 2 ये, तो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी दर्शाएगा, ये 7। तो हाईएस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का पार्ट बी, Cr+2 तथा Mn+3 दोनों में D4 विन्यास है परंतु Cr+2 एक अपचायक है। Cr+2 क्या है, एक अपचायक, जबकि Mn+3 जो है ये एक ऑक्सीकारक है। अब अपचायक क्या होता है, जो दूसरों का अपचयन करे, दूसरों का अपचयन मतलब स्वयं का ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। जबकि Mn+3 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण मतलब स्वयं का क्या करेगा, ये अपचयन और दूसरों का ऑक्सीकरण। तो देखो इसका रीजन क्या होता है। सबसे पहली बात अपन Mn+3 की बात करें तो Mn में अभी हमने पढ़ा था 3d5 4s2 होता ही है। तो +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाए तो 2 तो s में से जाएंगे और 1 d में से जाएगा। तो ये क्या बचेगा, 3d4। अब ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन यदि ग्रहण कर ले तो ये स्थायी D5 विन्यास में आ जाएगा। और D5 विन्यास क्या होता है, अर्धपूरित स्थायी विन्यास होता है। तो अर्धपूरित स्थायी विन्यास को प्राप्त करने के लिए ये क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तो इसका मेनली रीजन तो ये होता है। दूसरा, अब Cr+2 की बात करें तो Cr+2 में पहले क्रोमियम का देखते हैं, 3d5 4s1 और Cr+2 का मतलब क्या हो जाएगा, ये दो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा तो 3d4। अब देखो ये D5 जो होता है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन s में से लेकर अर्धपूरित विन्यास प्राप्त करता है, मतलब उधारी का इलेक्ट्रॉन है। तो ये इसको यदि अपन दो पार्ट करें तो आपको पता है डी कक्षकों के दो पार्ट होते हैं, T2g और Eg। अब 4 इलेक्ट्रॉन में से 3 तो T2g कक्षकों में आ जाते हैं और एक इलेक्ट्रॉन किस में आ जाता है, Eg में। तो ये यदि अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे, निकाल दे, तो ऐसे कि T2g में केवल 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और Eg क्या हो जाएगा, खाली। तो T2g कक्षकों के अर्धपूरित विन्यास को प्राप्त करने के लिए क्रोमियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है और किसकी भांति व्यवहार करता है, अपचायक की भांति व्यवहार करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका।
ठीक है, तो ये रीजन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 33। SN1 और SN2 क्रियाविधि को समझाइए। देखो ये इसकी क्रियाविधि थोड़ी सी बड़ी है, तो इस पर मैं अलग से एक टॉपिक बनाऊंगा और उसको मैं आपको अलग से भेजूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 को पेंडिंग में रखते हैं, अलग से टॉपिक बनाकर इस पर भेजूंगा मैं, इसके साथ सॉल्व नहीं करा रहा। क्वेश्चन नंबर 34 को करते हैं। क्लोरोबेंजीन से निम्न कैसे प्राप्त करोगे? तो क्लोरोबेंजीन, इससे पहला मेरे को बनाना है फिनॉल। तो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने के लिए इसकी अभिक्रिया NaOH के साथ लगभग 625 केल्विन ताप पर करवा दी जाती है। तो यहाँ से NaCl बाहर निकल जाता है और ये आपका क्या बन जाता है? फिनॉल रिंग का निर्माण हो जाता है। इसी में पूछ रहा है नंबर 2 पर डाई एथिल। ये डाई एथिल ना होकर बाईफेनिल होगा जब क्लोरोबेंजीन के दो मॉलिक्यूलों की अभिक्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करते हैं। पहले भी कर चुके हैं अपन इसको फिटिंग अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, और ये दोनों बलें आपस में जुड़ जाएंगी और बाईफेनिल का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा पार्ट पूछ रहा है टोलुइन। टोलुइन भी आपकी इसी प्रकार से बन जाएगी जब अपन क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया वही सोडियम के साथ, अब यहाँ पर क्या ले लो, CH3Cl मॉलिक्यूल, इसे बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया बोलते हैं। तो 3 अभिक्रिया आ गई हैं यहाँ पर। ये आपकी नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, ये आपकी फिटिंग अभिक्रिया है, और ये आपकी बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया है। वही शुष्क ईथर की प्रेजेंस में इस अभिक्रिया को करवा दो आप, तो यहाँ से क्या होगा, बेंजीन वलय के साथ आपका CH3 अटैच हो जाएगा। और यदि दोनों एल्किल हैलाइड ले लेता तो ये बुर्ज अभिक्रिया हो जाती। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35, डाई एथिल ईथर की प्रतिस्थापन अभिक्रिया लिखो। देखो डाई एथिल ईथर होता क्या है, CH3 CH2O CH2 CH3। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हम इसकी अभिक्रिया करवा देते हैं Cl2 से और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो यहाँ से जितने भी हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब रिप्लेस हो जाते हैं क्लोरीन से। तो मैं यहाँ पर क्लोरीन के 10 मॉलिक्यूल ले लेता हूँ, तो ये बनाएगा CCl3, ये CCl2O CCl2 और ये CCl3। इस प्रकार से इसकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। और यदि ये अभिक्रिया सनलाइट की बजाय ये अभिक्रिया करवाई जाती है आपकी डार्क में, तो डार्क में अभिक्रिया करवाने पर, यानी कि अंधेरे में यही अभिक्रिया करवाई जाती, तो अंधेरे में अभिक्रिया करवाने पर क्या होता, ऑर्थो पोजीशन से एक एक हेलोजन परमाणु बाहर निकलते और ये CH3 CH Cl लगा देता हूं मैं यहाँ पर, O CH2 CH3, फिर से अभिक्रिया होती और यहाँ से क्या है, फिर इस पोजीशन से एक Cl बाहर निकल जाता। तो एक एक करके ये ऑर्थो पोजीशन से बाहर निकलते जाते हैं। तो डार्क में इस तरह से और सनलाइट में इस तरह से अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर आकर आपका पार्ट बी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास से अपन पार्ट सी स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और इन वीडियोज को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना।